नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपको लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री आज साबर डेयरी का दौरा करेंगे और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाया जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम साबर डेयरी में लगभग 120 मिलियन टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पूरी परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपए से अधिक की है। संयंत्र का लेआउट वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। लगभग शून्य उत्सर्जन वाले इस संयंत्र में ऊर्जा की काफी कम खपत होती है। ये संयंत्र नवीनतम और पूरी तरह से स्वचालित बल्क पैकिंग लाइन से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री साबर डेयरी में एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। ये 3 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला अत्याधुनिक संयंत्र है। इस परियोजना को लगभग 125 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ तैयार किया गया है। संयंत्र में ऊर्जा की काफी कम खपत होती है और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के साथ नवीनतम स्वचालन प्रणाली काम कर रही है। पीएम साबर चीज एंड वे ड्राइंग प्लांट परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। परियोजना का अनुमानित परिव्यय लगभग 600 करोड़ रुपए है। इस संयंत्र में चेडर चीज, मोज़रेला चीज और प्रोसेस चीज का उत्पादन किया जाएगा। पनीर के निर्माण के दौरान उत्पन्न मट्ठे को भी 40 MTPD की क्षमता वाले वे ड्राइंग प्लांट में सुखाया जाएगा। साबर डेयरी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक हिस्सा है, जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला बनाती है और उसका विपणन करती है। पीएम आज चेन्नई के जेएलएन इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की शुरुआत की घोषणा करेंगे। पीएम ने 19 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का भी शुभारंभ किया था। यह मशाल 40 दिनों की अवधि में लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी करते हुए देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरी और फीडे मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जाने से पहले महाबलीपुरम में इसका समापन हो रहा है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में की जा रही है। 187 देशों की भागीदारी में ये किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी। भारत इस प्रतियोगिता में अपने अब तक के सबसे बड़े दल को शामिल कर रहा है, जिसमें 6 टीमों के 30 खिलाड़ी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज लोकसभा में वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। देश में खेलों को बढ़ावा देने और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर सदन में नियम 193 के तहत चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भारत अंटार्कटिका विधेयक 2022 पेश करेंगे। ये बिल लोकसभा से इस सत्र के दौरान पारित किया जा चुका है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। इसमें खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियमन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी और इस बारे में नियमों के उल्लंघन की जांच का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर खिलाड़ी को पदक, अंक और पुरस्कार के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। उसे निर्धारित अवधि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने से भी वंचित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों के हितों और अधिकारों की रक्षा होगी। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी है। अभी तक हंगामे के चलते सदन में तख्तियां लहराने के कुल 24 सांसदों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से निलंबित किया जा चुका है। कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी इस हफ्ते के सदन से निलंबित कर दिया गया। संजय सिंह 1 हफ्ते तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता के ठिकानों से कैश बरामद होने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। ईडी ने कल शाम उनके बेलघरिया टाउन क्लब स्थित फ्लैट से करोड़ों रुपए की एक और खेप बरामद की। इससे पहले भी अर्पिता के एक और मकान पर छापेमारी में 20 करोड़ रुपए से अधिक बरामद हुए थे। अब तक अर्पिता के 2 ठिकानों से 40 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हो चुका है।
सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के मर्जर को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 26,316 करोड़ रुपए की लागत से गांव में 4G मोबाइल सेवाओं के लिए एक परियोजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना के तहत दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों और मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा सेवाओं की वापसी के कारण 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इस परियोजना को बीएसएनएल द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 4G प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा। इससे व्यापक सेवा कर्तव्य निधि के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees। मैं हूँ UPL का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन। इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। परियोजना मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन के वितरण को बढ़ावा देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेगी। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में अब तक कंपनियां 1.49 लाख करोड़ रुपए की बोली लगा चुकी हैं। अभी 9वें दौर की बोली चल रही है और स्पेक्ट्रम की नीलामी गुरुवार को भी जारी रहेगी। RBI इस बार रेपो रेट में 0.35% की वृद्धि कर सकती है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बोफा सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने 27 जुलाई को वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। पहली तिमाही में मारुति सुजुकी का मुनाफा 130% बढ़ गया है और साथ ही कंपनी के रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिला है। वहीं टाटा मोटर्स का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध घाटा बढ़कर 4,951 करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह टाटा मोटर्स की ब्रिटिश आनुषंगिक कंपनी JLR की सेल्स में भी सालाना आधार पर 11.3% की गिरावट आई है। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 84,330 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। वे लगातार दूसरी बार इस लिस्ट में टॉप पर आई हैं। देश के प्रमुख 9 शहरों में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान मकानों की कीमतें 15% बढ़ी हैं। इसमें सबसे ज्यादा चेन्नई में 15% भाव बढ़ा है। स्पाइस जेट अगले 8 हफ्तों तक 50% फ्लाइट्स का ही संचालन कर सकेगी। DGCA की ओर से आदेश कंपनी की उड़ानों के दौरान हाल के दिनों में एक के बाद एक गड़बड़ी की खबरों के बाद जारी किया गया है। पिछले 2 हफ्तों में बाजार में सरिये की कीमतों में 4,500 रुपये प्रति टन की गिरावट दर्ज की गई है। इसका कारण मानसून के समय में देश में निर्माण कार्यों का धीमा पड़ना बताया जा रहा है। गेल इंडिया ने अपने निवेशकों को इक्विटी शेयरों पर बोनस शेयर देने की घोषणा की है। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देगी, यानी हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान वो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में सितंबर में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन पर बातचीत होगी।
समरकंद में 15 से 16 सितंबर के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। गौरतलब है कि एससीओ सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। टेक्सास और न्यूयॉर्क में हुए नरसंहार की जांच के संबंध में अमेरिकी गन मेकर्स के शीर्ष अधिकारियों ने बुधवार को गवाही दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सामूहिक गोलीबारी के लिए उनकी बंदूकें नहीं बल्कि अपराधी जिम्मेदार थे। बुधवार को स्टर्म रगर एंड कंपनी और डैनियल डिफेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने टेक्सास के उवाल्डे, न्यूयॉर्क के बफेलो शहर और इलिनॉइस शहर के हाईलैंड पार्क में सामूहिक गोलीबारी के बाद प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति द्वारा आयोजित सुनवाई में गवाही दी। इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा सद्र के समर्थकों ने संसद भवन में घुसकर प्रदर्शन किया। ये लोग देश के प्रमुख राजनीतिक गठबंधन द्वारा ईरान समर्थक नेता को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं। जिस समय प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोला, उस वक्त वहां कोई सांसद नहीं था। ये प्रदर्शनकारी पूर्व मंत्री और पूर्व प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद अल सुदानी की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। अल सुदानी को ईरान समर्थक नेता माना जाता है। शिया नेता मुक्तदा सद्र का दल इराकी राजनीति में ईरान समर्थक दलों के हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। इजरायल ने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास पर आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर हथियारों को असैन्य इलाकों में छिपाया है। इजरायल ने बुधवार को इस संबंध में कुछ तस्वीरें सार्वजनिक की। इनमें गाजा में एक स्कूल, एक पेप्सी फैक्ट्री और अन्य इमारतों के पास हथियारों के डिपो और सुरंगें दिखाई गई हैं। सेना की दक्षिणी कमान के ड्रोन फुटेज भी जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि अल शिफा अस्पताल और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा सहित घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों में सुरंगों और हथियारों के ठिकाने मौजूद हैं। उधर हमास ने इजरायल के इस दावे को खारिज कर दिया है। उत्तरी फिलीपींस में बुधवार को 7.3 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से 4 लोगों की मौत और 44 लोग घायल हो गए। भूकंप आने के बाद लोग इमारतों से बाहर सड़कों पर इकट्ठा हो गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र अबरा प्रांत के डोलोरेस शहर से लगभग 11 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में था। अमेरिका ने चीन पर दक्षिण चीन सागर में तनाव को जानबूझकर और बढ़ाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया के लिए उप सहायक सचिव जंग पाक ने एक कार्यक्रम में कहा कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के विमानों को चीन ने असुरक्षित रूप से बाधा पहुंचाई है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में 3 अलग अलग घटनाओं में फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्री अनुसंधान और ऊर्जा अन्वेषण गतिविधियों को भी चीन चुनौती दी थी। गंभीर रूप से आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को भारत ने मानवीय आधार पर श्रीलंका को आर्थिक मदद मुहैया कराई है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी को लगभग 3.4 बिलियन श्रीलंकाई रुपए की मानवीय आपूर्ति सौंपी। इस दौरान श्रीलंका के सांसद जीवन थोंडामन और सिलोन वर्कर के कांग्रेस नेता सेंथिल थोंडामन भी मौजूद थे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सिंगापुर ने अपने देश में 14 और अतिरिक्त दिनों के लिए रहने की अनुमति दी है। जानकारी के मुताबिक राजपक्षे के 2 सप्ताह पहले निजी दौरे पर आने पर जारी किए गए एक अल्पकालिक यात्रा पास को सिंगापुर सरकार ने बढ़ा दिया है। राजपक्षे अब 11 अगस्त तक सिंगापुर में रह सकेंगे। कांगो के पूर्वी शहर बेटुम्बो में एक हिंसक प्रदर्शन के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत कांगो में तैनात 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत हो गई है। इनमें भारत के सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान भी शामिल हैं। इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन में 12 नागरिकों की भी मौत हो गई है। बुटेम्बो में हिंसक भीड़ ने मोरक्को रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन को घेर लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कांगो के सैनिकों ने हवा में गोलियां चलाईं और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बीएसएफ के जवानों ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे। मोरक्को और भारतीय सैनिकों ने अपने आत्मरक्षा में गोलीबारी की थी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल बीएसएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के नवनियुक्त अध्यक्ष यूरी बोरिसोव ने कल इस फैसले की घोषणा की। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई और उसके खिलाफ लगाए गए कई दौर के अभूतपूर्व प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये घोषणा की गई है।
अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से अतिरिक्त 2 करोड़ बैरल तेल बेचेगा। तेल की कीमतों को कम करने के जो बाइडेन प्रशासन के प्रयास के तहत यह फैसला लिया गया है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद चीन के वुहान में फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। वुहान के जियांगसिया इलाके में कोरोना के 4 मामले मिले हैं। इन सभी में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था। 2 दिन पहले कोरोना के 2 मामले सामने आए थे, जिसके बाद उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच की गई तो 2 और मामलों का पता चला। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। अच्छा बाबा नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. बढ़ेंगे आगे। इलाके के लोगों को 3 दिनों के लिए अपने घर के अंदर रहने का आदेश दिया गया है। वुहान में ही कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था। तीसरे वनडे मैच में भारत ने मेजबान वेस्टइंडीज को 119 रन से हरा दिया। भारत की ओर से शुभमन गिल ने खेली 98 रन की नाबाद पारी। बारिश से बाधित मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत विंडीज के सामने 35 ओवर में 257 रन का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम 26 ओवर में 137 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटकी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का सफाया कर दिया है। भारत ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम 39 साल से वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेल रही है और उसने पहली बार कैरेबियाई टीम को उसके घर में ही क्लीन स्वीप किया है। भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने इस सीरीज में 3 मैचों में 205 रन बनाए। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। आज से बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज होगा। ये खेल 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। इन खेलों में 283 अलग अलग मेडल इवेंट शामिल हैं। इन खेलों के लिए लगभग 6,500 एथलीट और स्पोर्ट स्टाफ बर्मिंघम पहुंचे हैं। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत के युवा पहलवान सूरज ने देश का नाम रोशन करते हुए ग्रीको रोमन में 55 किलोग्राम भार वर्ग में
गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सूरज 32 साल बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। इससे पहले भारत ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप के अंडर 17 में 1990 में पप्पू यादव ने ये जीत दर्ज की थी। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में 17 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। ये टूर्नामेंट इस साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा। ये प्रतियोगिता भारत में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। धनुष और स्वीडिश अभिनेत्री एली अब्राम की मुख्य भूमिका वाली निर्देशक सिल्वा राघवन की बहुप्रतीक्षित फिल्म नाने वरुवेन की टीम ने बुधवार को धनुष के जन्मदिन पर फिल्म का एक पोस्टर जारी किया। अभिनेता रजनीकांत जल्दी ही अपनी अगली फिल्म जेलर पर काम शुरू करने वाले हैं, जिसका निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में भारतीय तिरंगा फहराएंगे। अभिनेता श्रेयस तलपड़े, कंगना रनौत अभिनीत आगामी फिल्म इमरजेंसी में दिवंगत पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। वैश्विक संगीत समारोह लोलापालूजा आखिरकार भारत में हो रहा है। ये समारोह जनवरी 2023 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। थाई केव रेस्क्यू जुलाई 2018 की नाटकीय घटनाओं के बारे में 6 भाग वाली मिनी सीरीज 22 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है। तापसी पन्नू एक के बाद एक जबरदस्त फिल्म लेकर आ रही हैं। एक्ट्रेस की फिल्म दोबारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर में आपको जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलेगा। ट्रेलर की तारीफ हो रही है। दिल की बीमारी की वजह से बलविंदर सफरी बीते कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी 3 सर्जरी भी हुई थी और उसके बाद वो रिकवर होने लगे थे, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए। प्रेम चोपड़ा के निधन की अफवाहें फैलने के बाद उनके तमाम फैंस और शुभचिंतक दुखी हो गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक्टर के निधन की खबर झूठी है तो उनकी जान में जान आई। और प्रेम चोपड़ा ने अपने निधन की झूठी खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। करण जौहर का शो कॉफी विद करण 7 इन दिनों काफी सुर्खियों में है। वहीं अब चर्चा की करण के इस शो में आमिर खान और करीना कपूर भी जल्द नजर आ सकती हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा संदेश के साथ लद्दाख में 12,000 फीट पर तिरंगा फहराया गया। आईटीबीपी के जवानों ने इसके माध्यम से सबको इस अभियान का हिस्सा बनने का संदेश दिया। उन्होंने देशवासियों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अभियान का हिस्सा बनकर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का उद्देश्य वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाने का प्राथमिक लक्ष्य उन वनस्पतियों और जीवों को बचाना है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस दिवस का विषय प्लास्टिक के उपयोग में कटौती है। प्लास्टिक के उत्पादन में उच्च मात्रा में ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जो अंततः कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके पश्चात सन 2002 में जोहानिसबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।